एवरीवन, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म, या जिसको हम कहते हैं उपापचय। क्या होता है? तो सिंपली लैंग्वेज में हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उन सबको एक साथ हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी साइकिल्स चलती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल्स रिएक्शन होती हैं, उन सबको एक साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लिविंग सिस्टम अपने फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्री एनर्जी को ग्रहण करते हैं एवं उसका यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग सिस्टम के अंदर, जीवित तंत्र के अंदर अपने फंक्शंस को, अपनी क्रियाओं को चलाने के लिए फ्री एनर्जी को लेते हैं एवं उस फ्री एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की बेसिक यूनिट होती है एंजाइम। हम सबको पता है कि विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शन एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए मेटाबॉलिज्म की बेसिक यूनिट होती है एंजाइम। मेटाबॉलिज्म में जितनी भी प्रोसेस या रिएक्शंस होती हैं वो सारी क्या होती हैं? एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। जैसे हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ ऐड होकर क्या करता है? प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो हमारा सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एंजाइम के साथ ये रिएक्शन एक्टिवेट हो जाती है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम। एंजाइम्स के बिना बॉडी में कोई भी साइकिल वर्क नहीं करेगी, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं होंगी। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होता है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो अभी हमने पढ़ा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने आपस में मिलकर वो लार्ज मॉलिक्यूल बनाते, इसे हम सिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। या हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म एक सिंथेसिस प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, एनर्जी लगी और मिलकर उन्होंने एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया। व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म बड़े, या हम बोल सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ खाली लार्ज मॉलिक्यूल होगा। लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। एक लार्ज मॉलिक्यूल है, जब हम उसको तोड़ेंगे, जब इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारी एनर्जी निकलेगी, मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है और क्या बनते हैं? छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस ब्रेक डाउन की प्रोसेस कहलाती है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एनाबॉलिज्म प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस, जैसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ ऐड होती है, किसमें? सूर्य का प्रकाश, और इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी वगैरह होती है, एटीपी हीट वगैरह, और क्या फॉर्म कर लेता है? ये ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है। इसने फॉर्म किया मतलब ये जुड़कर इन्होंने सिंथेसिस किया, तो ये क्या हो गई? एनाबॉलिज्म की प्रोसेस हुई। तो यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। सेम अब हम कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में देखेंगे क्या होगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस। हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया ग्लाइकोलिसिस और रेस्पिरेशन। तो हम इसमें ग्लाइकोलिसिस का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या हुआ? ये हमारा ग्लूकोज था और ये क्या थी? ऑक्सीजन थी।
ये इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ और ये किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, और इसमें कितनी ATP निकली, 36 ATP इसमें फॉर्म हुई। तो ये ब्रेक डाउन की प्रोसेस थी। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ। और सिंपली लैंग्वेज में हम मेटाबॉलिज्म को बोल सकते हैं कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस ही मेटाबॉलिज्म कहलाती है। इसे हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हमारी सेल है, माना ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है या ये हमारी सेल है, तो ये क्या था, फूड मटेरियल था। A, B और C ये फूड मटेरियल है, मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये क्या हुआ, कैटाबॉलिक हुआ, ये कैटाबॉलिज्म हुआ। तो कैटाबॉलिक पाथवे था, तो ये डाइजेशन के लिए यहाँ गया। जब ये डाइजेशन होगा, हीट मतलब जो हमने लिया एनर्जी और हीट के साथ, ये यहाँ पर आया और ये सब एक साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये एनाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर क्या बना रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। ये हमारे क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारा एनाबॉलिज्म बना लिया। ये हमारा क्या था, सेलुलर स्ट्रक्चर था। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। तो कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन पाथवे भी कहा जाता है या इसे हम कैटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। इसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत टाइप्स, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट सब है, वो आपस में एक ही साथ है और वह टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अलग बन जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग बन जाता है और लिपिड का स्ट्रक्चर अलग बन जाता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, अतः इसे ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड का मैक्रो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होकर डाइसैकेराइड व मोनोसैकेराइड बनाता है। हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट मोनोसैकेराइड होती है। मोनोसैकेराइड मतलब एक होता है, डाइसैकेराइड मतलब होता है दो से ज़्यादा दो, और पॉलीसैकेराइड होता है मतलब दो से ज़्यादा, बहुत सी यूनिट आपस में ऐड होती हैं। सेम प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड्स बनाता है। प्रोटीन किससे बनते हैं, बहुत से एमिनो एसिड आपस में जब ऐड होते हैं तब प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो जब उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें फिर से एमिनो एसिड ही मिलेंगे। सेम जो लिपिड का है, तो हम देखेंगे लिपिड का जो लार्ज स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना लेता है। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। अब हम ऐसे ही करेंगे एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एनाबॉलिज्म को सिंथेसिस प्रोसेस पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में ऐड होकर क्या बनाती हैं, पॉलीसैकेराइड यूनिट बनाती हैं। प्रोटीन में बहुत से एमिनो एसिड, स्मॉल एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर आपस में ऐड होते हैं और वो एक प्रोटीन का लार्ज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लिपिड में भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऐड होते हैं, वो आपस में लिपिड का एक लार्ज स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनमें एनाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले भी हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, मतलब इसमें एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर टूट के दो स्मॉल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी। TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ये जो होती है ये इसको हम बोलते, इसमें एनाबॉलिज्म की प्रोसेस भी होती है और इसमें कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी होती है, मतलब ये इसमें दोनों प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत से इंटरमीडिएट्स आकर ऐड होते हैं और एक बोल सकते हैं हम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म।